नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @AK बायोलॉजी जोन में। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह ताजगी देने वाली टूथपेस्ट, शाम की सुकून भरी चाय और दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम में आखिर क्या समानता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हमारे आज के टॉपिक में ही छुपा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा ये गहन विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जिसने इंसानों को सदियों से अपना दीवाना बना रखा है। आज हम डाइकोटिलेडोनस यानी द्विबीजपत्री पुष्पीय पौधों के एक बेहद दिलचस्प कुल को डिकोड कर रहे हैं, लेबिएटी या लेमियाटे, जिसे हम लैमिएसी या आम भाषा में मिंट फैमिली यानी पुदीना कुल भी कहते हैं। राइट। और विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल वनस्पति विज्ञान का कोई साधारण लेक्चर नहीं है। जब हम लेबिएटी या लेमिएसी की बात करते हैं तो हम एक ऐसे कुल को देख रहे हैं जो अपने मेडिसिनल वैल्यू और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज यानी औषधीय और सुगंधित गुणों के कारण हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हाँ, मतलब सुबह की तुलसी से लेकर पुदीने की चटनी तक। एग्जैक्टली। ये पौधे असल में रसायनों के छोटे छोटे कारखाने हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि इन पौधों की संरचना कैसी है, बल्कि हम ये समझेंगे कि इवोल्यूशन के दौरान प्रकृति ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम इस क्लास में क्रमानुसार हर एक विषय को बारीकी से समझेंगे। मैंने सुना है कि इस कुल की पहचान को याद रखने के लिए बॉटनी में एक सीक्रेट कोड है जिसे 4 का नियम या रूल ऑफ 4 कहते हैं। ये जासूसी कोड असल में है क्या? प्रकृति का अपना एक बहुत ही सुव्यवस्थित गणित होता है। लैमिएसी कुल को पहचानने की सबसे बड़ी चाबी ये रूल ऑफ 4 ही है। इन पौधों के विकास में 4 की संख्या का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। अच्छा, तो क्या इन पौधों को गिनना आता है? आप ऐसा कह सकती हैं। सबसे पहले इनका तना चतुष्कोणीय होता है जिसे क्वाड्रेंगुलर स्टेम या 4 एंगल्ड स्टेम कहते हैं। दूसरा लक्षण है इनका अंडाशय जो 4 पालियों वाला मतलब 4 लोब्ड ओवरी होता है। राइट, तना और अंडाशय दोनों में 4 का पैटर्न। हाँ, और तीसरा, जब इनका फल पकता है तो वो 4 छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है जिन्हें 4 न्यूटलेट्स कहते हैं। और अंत में इनके फूलों में 4 पुंकेसर या 4 स्टेमेंस होते हैं जो एक विशेष डायडाइनमस कंडीशन में व्यवस्थित रहते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का पैटर्न है। तना, अंडाशय, फल और पुंकेसर सब कुछ 4 के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर क्या सिर्फ 4 की गिनती से हम किसी पौधे को लेमिएसी डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ परिभाषित लक्षण हैं। मुख्य रूप से ये एरोमेटिक हर्ब्स या श्रब्स होते हैं। इनमें सम्मुख क्रॉसित पत्तियां यानी ऑपोजिट डकसेट लीव्स पाई जाती हैं। और फूलों के अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ खास होता है ना? बिल्कुल। इनके पुष्पों के गुच्छे को वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस या कूटचक्रक पुष्पक्रम कहा जाता है। फूल का आकार द्विओष्ठीय दलपुंज मतलब बाइलेबिएट कोरोला वाला होता है। और सबसे अनोखी संरचना है इनकी जायांगनाभिक वर्तिका जिसे गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। ये वर्ड्स तो काफी भारी भरकम लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम आगे इन्हें आसान लॉजिक के साथ डिकोड करेंगे। लेकिन इन सब लक्षणों के लॉजिक को समझने से पहले जरा क्लासिफिकेशन के वनस्पति विज्ञान के नक्शे को देख लेते हैं। हाँ, सिस्टमैटिक पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। राइट। इतने विशाल पादप जगत में इस लैमिएसी या लेबिएटिक कुल को आखिर रखा कहाँ गया है? वनस्पति विज्ञान में समय के साथ हमारी समझ काफी विकसित हुई है, इसलिए हमें 3 प्रमुख वर्गीकरण प्रणालियों का अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहले बेंथम एंड हुकर सिस्टम को देखते हैं, जो फूलों की संरचना पर आधारित था। राइट, एकदम सही। उन्होंने इसे डाइकोटिलीडॉन्स वर्ग के अंतर्गत गैमोपेटले उपवर्ग में रखा। उसके बाद इसे बाइकार्पेलेटाए सीरीज और पर्सनालिस गण में रखकर अंततः लेबिएटाई कुल में स्थापित किया। अच्छा, और जो दूसरी प्रणालियां हैं? हाँ, एंगलर प्रेंटल प्रणाली जो इवोल्यूशनरी रिश्तों पर अधिक जोर देती है, उन्होंने इसे ट्यूबीफ्लोरे ऑर्डर के अंतर्गत लेबिएटे में रखा। और अगर हम सबसे आधुनिक एपीजी सिस्टम की बात करें तो इसे लैमियालिस गण के तहत लैमियासिए नाम दिया गया है। तो मतलब जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की हमारा नजरिया बदला, लेकिन पौधे की जगह लगभग वही रही। और अगर हम इसका विश्वव्यापी वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये पौधे पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते हैं? इनका वितरण कॉस्मोपॉलिटन है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये विश्वव्यापी हैं। इस कुल में लगभग 250 जेनरा और 7000 स्पीशीज शामिल हैं। 7000?
ये तो बहुत बड़ा परिवार है। बिल्कुल। हालांकि ये दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ मुझे एक दिलचस्प लिंक दिखाई दे रहा है। ट्रॉपिकल इलाके काफी गर्म और शुष्क होते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन पौधों का स्वभाव, जड़, तना और पत्तियां इस गर्मी से बचने के लिए डिजाइंड है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। चलिए तने से शुरू करते हैं। जब मैं लैमिएसी के तने को देखती हूँ तो लगता है जैसे इसके अंदर एक इनबिल्ट परफ्यूम फैक्ट्री है। ये जो वाष्पशील तेल है, ये सिर्फ खुशबू के लिए तो नहीं हो सकता। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये एसेंशियल ऑयल ग्लैंड सिर्फ हमारे लिए परफ्यूम नहीं है, बल्कि ये पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म और कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम, वो कैसे काम करता है? गर्म इलाकों में ये वाष्पशील तेल वाष्पीकृत होकर पौधे के चारों ओर एक ठंडी परत बना लेते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन या पानी का नुकसान कम होता है। ओह, तो ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर है। बिल्कुल। और अगर स्वभाव या हैबिट की बात करें तो ये मुख्य रूप से जड़ी बूटियां या शाकीय होते हैं, और कुछ झाड़ियां भी। बड़े पेड़ इनमें शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। इनमें एक मजबूत मूसला जड़ प्रणाली या टैप रूट सिस्टम होता है, जो गहराई तक जाकर पानी तलाश सकती है। और इसका तना कैसा होता है? इनका तना सीधा और शाखीय या काष्ठीय होता है, लेकिन जैसा हमने रूल ऑफ 4 में बात की, इसका सबसे प्रमुख लक्षण है इसका चतुष्कोणीय या 4 एंगल्ड होना। वाह, मतलब जो चौकोर तना है वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्गाकार तना पौधे को तेज हवाओं में एक बेहतरीन मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। क्या बात है। और अगर हम पत्तियों के लक्षणों पर आएं, यहाँ एक टर्म है ऑपोजिट एंड डेकिसेट व्यवस्था। सम्मुख तो समझ में आता है कि पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। राइट। लेकिन डेकिसेट शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हर अगला जोड़ा पिछले जोड़े के ठीक 90 डिग्री पर एक क्रॉस बनाता है? हाँ, आपने एकदम सही इमेजिन किया। डेकिसेट का मतलब ही है एक दूसरे को समकोण पर काटना। जब आप पौधे को ऊपर से देखेंगे तो पत्तियां एक एक्स या क्रॉस का आकार बनाती हुई दिखेंगी। तो पौधे को ये 90 डिग्री की गणित लगाने की क्या जरूरत पड़ी? पौधे ने ये गणित इसलिए लगाई ताकि ऊपर वाली पत्तियां नीचे वाली पत्तियों पर छाया न डालें। इस रोटेशन से हर एक पत्ती को मैक्सिमम सनलाइट मिलता है। कमाल का एडेप्टेशन है। और पत्तियों की बाकी बनावट कैसी होती है? पत्तियां सरल या सिंपल होती हैं और इनमें अनुपत्र नहीं होते, यानी ये एक्सटिपुलेट होती हैं। इनमें रेटिकुलेट वेनेशन या जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, और जाहिर है प्रचुर मात्रा में तेल ग्रंथियां होने के कारण ये अत्यधिक सुगंधित होती हैं। Here's where it gets really interesting. पत्तियों के बाद अब हम इस स्कूल के सबसे जटिल और परिभाषित हिस्से पर आ रहे हैं, पुष्पक्रम और पुष्प की संरचना। हाँ, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर एनाटॉमी, ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। ये जो कूट चक्रक पुष्पक्रम या वर्टिसिलास्टर है, ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बॉटनी में जानबूझकर सबसे मुश्किल शब्द चुने जाते हैं। शब्द जरूर भारी हैं, लेकिन इसके पीछे की संरचना बहुत ही शानदार है। वर्टिसिलास्टर इस कुल का सबसे बड़ा विशेष लक्षण है। तकनीकी भाषा में इसे अत्यधिक संघनित द्विशाखीय ससीमाक्ष या हाईली कंडेंस्ड डाइकैशियल साइन कहा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में विजुअलाइज करवा सकते हैं? बिल्कुल। सामान्य पौधों में फूल अलग अलग टहनियों पर दूर दूर खिलते हैं, लेकिन लैमिएसी में फूल तने की गांठों पर दोनों विपरीत पत्तियों के कक्ष से निकलते हैं। मतलब नोड से निकलते हैं? हाँ, नोड से। और वे इतनी सघनता से गुच्छों में उगते हैं कि वे तने के चारों ओर एक झूठा चक्र या फॉल्स वर्ल्ड बना लेते हैं। इसी झूठे चक्र को वर्टिसिलास्टर कहते हैं। समझ गए। मतलब ऊर्जा बचाने के लिए और परागण करने वाले कीड़ों को एक बड़ा टारगेट देने के लिए फूलों ने तने के और एक रिंग बना ली है। एग्जैक्टली। और अगर हम जूम इन करके एक अकेले पुष्प की संरचना को देखें तो हमारे पास कुछ सामान्य लक्षण है। सहपत्री, अवृंत या सवृंत, द्विलिंगी, एक व्यास सम्मित और जायांगाधर। सेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस। हाँ, तो क्या आप इस एक व्यास सम्मित पुष्प के बाह्य दल पुंज और दल पुंज को थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? बिल्कुल। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि फूल को केवल एक ही ऊर्ध्वाधर तल से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। ऐसा इसके कैलिक्स और कोरोला की विशेष बनावट के कारण होता है। तो कैलिक्स में क्या खास है? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स में 5 बाह्य दल होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे गैमोसेपेलस कहते हैं। ये अक्सर
द्विओष्ठीय आकार लेते हैं और फल बनने तक पौधे पर टिके रहते हैं, जिन्हें परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। और दलपुंज यानी कोरोला? इसमें 5 दल या पेटल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए और द्विओष्ठीय यानी बिलाबिएट होते हैं। इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इस द्विओष्ठीय संरचना में ऊपरी ओट 2 दलों के जुड़ने से बनता है और निचला ओट 3 दलों से मिलकर बनता है। मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये बिलिबिएट संरचना किसी खुले हुए मुंह या किसी विशेष डिजाइन की तरह काम करती है? बिल्कुल, प्रकृति ने इसे एक परफेक्ट लैंडिंग पैड की तरह डिजाइन किया है। जब कोई कीट या मधुमक्खी आती है तो निचला ओट उसके लिए एक रनवे या प्लेटफॉर्म का काम करता है। और ऊपरी ओट? वो एक छतरी की तरह परागकोशों या एंथर्स को बारिश और तेज धूप से बचाता है। अद्भुत। एक फूल के अंदर रनवे और छतरी। चलिए अब जननांगों, पुमंग और जायांग की तरफ चलते हैं। पुमंग या एंड्रोसियम के लिए एक टर्म है द्विमीय अवस्था यानी डाइडाइनमस कंडीशन। राइट। रूल ऑफ 4 में हमने बात की थी कि 4 पुंकेसर होते हैं। तो ये डाइडाइनमस क्या है? डाइडाइनमस कंडीशन का मतलब है कि ये 4 पुंकेसर लंबाई के आधार पर 2 असमान जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं, 2 लंबे और 2 छोटे। मतलब 2 लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट। और ये जुड़े कैसे होते हैं? ये दल्लग्न या एपिपेटलस होते हैं, मतलब सीधे पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं। अब आप सोचेंगी कि लंबे और छोटे क्यों? हाँ, इसका क्या फायदा है? जबकि कीड़ा उस लैंडिंग पैड पर बैठता है और मकरंद चूसने के लिए अंदर जाता है, तो ये अलग-अलग लंबाई के पुंकेसर कीड़े की पीठ के अलग-अलग हिस्सों पर परागण कण रगड़ने के लिए एकदम सही स्थिति में होते हैं। ये तो एवोल्यूशन का मास्टर क्लास है। और अब जायांग या जिनोइशियम की बात करते हैं। हमने शुरुआत में जायांग नाभिक वर्तिका का जिक्र किया था। जी, जाइनो बेसिक स्टाइल। तो जाइनो मतलब जाइनोशियम और बेसिक मतलब बेस। क्या वर्तिका सच में अंडाशय के तल या आधार से निकल रही है? ये तो आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत अजीब है। यह वनस्पति विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको लैमिएसी के अलावा शायद ही कहीं मिले। सामान्य पौधों में वर्तिका हमेशा अंडाशय के शीर्ष या टॉप से निकलती है। तो फिर लैमिएसी में ऐसा क्या अलग होता है? यहाँ अंडाशय की बनावट देखिए। यह द्विअंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती होता है। शुरुआत में इसमें सिर्फ 2 कक्ष होते हैं, लेकिन विकास के दौरान एक झूठा सेप्टम बनता है जो इसे गहराई से 4 पालियों में बांट देता है। मतलब डीपली फॉलोब्ड बन जाता है। हाँ, चूंकि अंडाशय इतनी गहराई से 4 हिस्सों में बंट जाता है तो वर्तिका शीर्ष पर टिक नहीं पाती। वो उन 4 पालियों के बीच के केंद्रीय गड्ढे में नीचे खिसक जाती है और सीधे आधार से निकलती है। ओ, तो इसी को जायांग नाभिक वर्तिका कहते हैं। बिल्कुल, ये वर्तिका को सुरक्षा भी देता है और चारों बीजांडों तक पराग नलिका की पहुंच को एक समान बनाता है। कमाल है। मुझे लगता है कि इस जटिल संरचना को अगर हम एक फ्लोरल फॉर्मूला में पिरोएं तो वो बिल्कुल किसी वाईफाई पासवर्ड जैसा दिखेगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है। चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह, बाइसेक्सुअल का चिन्ह, ब्राय यानी सहपत्री, K5 यानी 5 संयुक्त बाह्य दल, C5 यानी 5 संयुक्त द्विओष्ठीय दल, A2+2 यानी 4 द्विमीय पुंकेसर और अंत में G2 जिसके नीचे एक रेखा है जो बताता है कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। एकदम परफेक्ट। ये पुष्पसूत्र सच में पूरे पौधे की जन्म कुंडली है। अब सूत्र के बाद फल और परागण का क्या मैकेनिज्म है? जब इस फूल से फल बनता है तो उस फल को कार्सेरुलस या सिजोकार्प कहते हैं। यह एक विदारक फल है जो पकने के बाद रूल ऑफ 4 का पालन करते हुए 4 एक बीज वाले नटलेट में टूट जाता है। और इसका पॉलिनेशन कैसे होता है? परागण मुख्य रूप से कीटों द्वारा होता है। फूल के अंडाशय के आधार पर एक ग्रंथि होती है जो मीठा मकरंद या नेक्टर स्रावित करती है। कीड़े इसी लालच में आते हैं और बदले में पौधे का परागण कर देते हैं। सब कुछ इतना आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है। वनस्पति विज्ञान में लैमिएसी कुल का एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार है वर्बेनेसी। हाँ, वर्बेनेसी फैमिली। दोनों दिखने में काफी एक जैसे लगते हैं। अगर हम फील्ड ट्रिप पर हो तो हम लैमिएसी को वर्बेनेसी कुल से कैसे अलग करेंगे? क्या कोई एफिनिटीज का मैट्रिक्स है? यह एक क्लासिक कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों कुलों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों में सम्मुख पत्तियां,
द्विओष्ठीय दलपुंज और द्विइमीय पुंकेसर पाए जाते हैं। तो फिर अंतर कैसे करें? इन्हें अलग करने के लिए हमें बस 3 अंतरों पर ध्यान देना है। पहला, अंडाशय। लैमिएसी में अंडाशय गहराई से 4 पालियों वाला होता है, जबकि वबनेसी में ऐसा कोई गहरा विभाजन नहीं होता। ओके, और दूसरा? दूसरा, वर्तिका। लैमिएसी की पहचान है जायांगनाभिक वर्तिका, जबकि वर्बेनेसी में वर्तिका हमेशा शीर्षस्थ या टर्मिनल होती है। राइट। और तीसरा अंतर? तीसरा सबसे आसान अंतर है, लैमिएसी के तने और पत्तियों को मसलने पर तेज खुशबू आती है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो वर्बेनेसी में दुर्लभ या पूरी तरह अनुपस्थित होती हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी सारी जटिल संरचनाएं, तेल ग्रंथियां और वर्गीकरण, ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए अब इसके आर्थिक महत्व पर बात करते हैं। जरूर। मेरा मतलब है, भारतीय घरों में तुलसी और पुदीने के बिना तो रसोई और घरेलू नुस्खे दोनों अधूरे हैं। बिल्कुल। आर्थिक और औषधीय रूप से ये कुल मानव सभ्यता के लिए खजाना है। अगर हम प्रमुख पौधों की बात करें तो सबसे पहले तुलसी या ओसेमम टेन्यूफ्लोरम है, जो सर्दी खांसी में बहुत काम आती है। हाँ, ये केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक चलता फिरता औषधालय है। फिर पुदीना यानी मेंथा आता है। इसका मेंथॉल पाचन तंत्र को शांत करता है और इसके वाष्पशील तेल का उपयोग फ्लेवरिंग में होता है। और लैवेंडर को तो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। लैवेंडुला के प्रीमियम एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग विश्व स्तरीय इत्र और कॉस्मेटिक्स में होता है। और शायद ये सिर्फ दवा और परफ्यूम तक सीमित नहीं है, सजावटी पौधों के रूप में भी इनका बहुत क्रेज है ना? हाँ, सैल्विया स्प्लेंडेंस और कोलियस जैसे पौधों को उनके शानदार द्विओष्ठीय फूलों और रंगीन पत्तियों के लिए बगीचों में बड़े चाव से उगाया जाता है। वैसे परीक्षा की तैयारी के लिए क्या कोई चीट शीट है जो विद्यार्थियों को इस कुल के इम्पोर्टेंट जेनेरा याद रखने में मदद करे? हाँ, एक 5 इम्पोर्टेंट जेनेरा चीट शीट है जिसे याद रखना बहुत फायदेमंद है। पहला ओसिमम, दूसरा मेंथा, तीसरा सैल्विया, चौथा लैवेंडुला और पांचवा ल्यूकास। बहुत बढ़िया। परीक्षा की बात निकली है तो आइए आज के इस विश्लेषण के एग्जाम फोकस पर भी नजर डाल लेते हैं। विद्यार्थियों को लघु टिप्पणियों में किन परिभाषाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? शॉर्ट नोट्स के लिए विद्यार्थियों को द्विओष्ठीय दलपुंज, कार्सेरुलस फल और एसेंशियल ऑयल्स की स्पष्ट परिभाषाएं तैयार करनी चाहिए। और जो बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न या FAQs हैं, उनमें किन टॉपिक्स पर फोकस रहता है? FAQs में अक्सर वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम, गाइनोबेसिक स्टाइल और डिराइनमस स्टेमेंस पर बहुत जोर दिया जाता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर लैमिएसी का पुष्पसूत्र और वर्बेनेसी के साथ इसकी तुलना पूछी जाती है। राइट। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो हम लेबिएटी या लैमिएसी कुल को कैसे समराइज करेंगे? अंततः हम कह सकते हैं कि लैमिएसी एक आर्थिक और औषधीय रूप से सर्वोपरि कुल है। अपने सुगंधित जड़ी बूटियों, चतुष्कोणीय तनों, द्विओष्ठीय दलपुंज, द्विमीय पुंकेसर और सबसे बढ़कर अपनी अद्वितीय जायांगनाभिक वर्तिका के कारण ये वनस्पति विज्ञान की आधारशिला है। सच में एक छोटे से पुदीने के पत्ते के अंदर इतना जटिल विज्ञान और इतनी लंबी एवोल्यूशनरी यात्रा छिपी है, ये जानकर मैं बहुत हैरान हूँ। इसी एवोल्यूशनरी यात्रा से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न मैं आज सभी विद्यार्थियों के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए विद्यार्थियों, जिन वाष्पशील तेलों, लैवेंडर की खुशबू, पुदीने की ठंडक को हम इंसान इतना पसंद करते हैं, क्या पौधों ने उनका विकास इंसानों के लिए किया था? या फिर लाखों साल पहले शाकाहारी जीवों और कीड़ों से खुद को बचाने के लिए ये उनका एक जटिल रासायनिक हथियार था जिसे हमने इत्र और चाय बनाकर अपने लिए हाईजैक कर लिया है? क्या बात है, ये सच में नजरिया बदल देने वाला प्रश्न है। रासायनिक हथियारों से लेकर हमारी सुबह की चाय तक का ये सफर बहुत ही अद्भुत है। विद्यार्थियों, आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।